अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग तवालत पकड़ती नजर आ रही है। दोनों फरीक एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं, अपने आप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स की बात की, फिर वो वापस फैसला ले लिया, लेकिन साथ ही धमकी भी दी कि आइंदा हफ्ते जो बिजली घर हैं ईरान के और पुल जो हैं उस पर बमबारी करके उन्हें तबाह करना शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की जो पार्लियामेंट है उसकी अक्सरियत ने ना सिर्फ इस जो मुफाहमती यादाश्त है इसको ख़त्म करने और कोई नया रास्ता निकालने की तजवीज़ दी है, बल्कि जो जंग के बाद ये जो पहला वर्चुअल इजलास हो रहा था 290 रुकनी पार्लियामेंट में से 180 अरकान ने जो अफवाज हैं अपनी उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। क्या इसका मतलब ये है कि जो अब्बास इराक़ची या मसूद पेज़ेश्कियान या जो बाकर कालिबाफ हैं जो उनके पार्लियामेंट के सरबराह हैं उन पर यह अदम एतमाद है, या इसका कोई और मतलब है? ईरान के तेवर तेज़ी से बदल रहे हैं। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, पाकिस्तान भी कुछ खफा सा लग रहा है मुझे, ऐसे ये मेरी ज़ाती फीलिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी उस तरह की मुझे नज़र नहीं आ रही जिस तरह की पहली जंगबंदी के दौरान थी। अब क्या अरब ममालिक, तुर्किया, पाकिस्तान और ये जो मुस्लिम ममालिक थे ये इसमें अब मज़ीद संजीदा नहीं रहे? क्या ईरान जो है वो ये जिस किस्म की ये जो हरबे आजमा रहा है, क्या इसके ज़रिए अपने आप को तबाही से बचा सकता है? आबनाए हुर्मुज़ के बारे में पासदारान इनकलाब कहते हैं कि तेल और गैस यहाँ से या तो सबका गुजरेगा या किसी का नहीं गुजरेगा। अब जो उधर से हौसी बागी हैं वो भी जंग में कूद चुके हैं, वो भी मिसाइल हमले कर रहे हैं और उन्होंने भी बाबुल मंदब अगर बंद कर देते हैं तो कहा जा रहा है कि तेल की कीमत जो है वो $200 से भी शायद तजावुज़ कर जाएगी। अब इन हालात में जो दुनिया की मईशत है उसके क्या हालात होंगे, मेरे जैसे और आप जैसे जो आम आदमी है उस पर क्या बीतेगी, इस सब मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, माहिर आलमी अमूर हैं। खुशामदीद डॉक्टर शाजिया साहिबा। नसीम सदीकी साहब सीनियर तजिया निगार हैं। थैंक यू नसीम साहब आपका शो को ज्वाइन करने का। ब्रिगेडियर नादर मीर साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बात जो है ना डॉक्टर शाजिया आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, ये जो इस वक्त ईरान के अंदर जो सोच पाई जाती है, क्योंकि अगर पार्लियामेंटेरियंस ये कहते हैं, मेजॉरिटी ये कहती है कि हम फौज के साथ हैं यानी पासदारान इनकलाब के साथ हैं या दीगर जो उनका सेटअप है इसके साथ होने का मतलब ये है कि अब वो अदम एतमाद कर रहे हैं उन कुव्वतों पर जो पहले मुज़ाकरात कर रहे थे। उन्होंने उस मुफाहमती यादाश्त को भी ख़त्म करने की बात है जो एक्चुअली सारी की सारी 100% मैं तो कहूँगा वो ईरान के हक़ में नज़र आती थी। क्या वजह है आपको कि वो इस मुफाहमती यादाश्त से खुश नहीं थे? क्योंकि हमला बहरहाल ईरान ने पहले किया वो यमन के कॉरिडोर के मामले के अंदर, और फिर ये जंग बंदी ख़त्म हुई, अमेरिका हमलावर हुआ और अब फिर दोबारा से हम जो है वो जंग के मामला देख रहे हैं। और क्या इस सारे मामले को ईरान संभाल सकता है? नौशाद साहब, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में ही हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को इस एमओयू के बाद जो है दोनों ममालिक के ऊपर बात को छोड़ देना चाहिए और हमारे मीडिया को भी इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लेना जी जी, चाहिए, आपने कहा था। क्योंकि वो सॉवरन कंट्रीज हैं और दोनों की जो प्राइड और ह्यूब्रिस है वो शायद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। तो और हमें हमें पता था इस प्रोग्राम पे डिस्कशन करते हुए, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि किसी जो जो पावर कॉरिडोर के अंदर जो लोग फैसले कर रहे होते हैं उनको नहीं पता था कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। अब इसमें हम अगर कहें कि ईरान गलत है या सही है, टेक्निकली, लीगली, मॉरली ईरान ठीक है, सिर्फ हमारी उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी है वो तो ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट इनकेपेबल है और जेडी वैंस ने खुल्लम खुल्ला ये कह भी दिया कि हम जो हैं वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को दोबारा भरना चाहते थे, इसलिए हमने एमओयू पे अजलत में साइन किया था। और एमओयू जो है वो भी हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो तहरीर है उसको एम्बिगुअस जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि दोनों पार्टीज उसको अपने अपने लिए विक्ट्री के तौर पे ले जाएं और ट्रंप के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सैंक्शंस को भी किसी और तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी। सेनेट की सैंक्शन जो है अमेरिकन, वो लंबा प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंशियल डिक्री से हैं वो ट्रंप पता नहीं उठाते या ना उठाते। सिक्योरिटी काउंसिल वाली एक और लंबी गेम है। तो हम सैंक्शंस को भी बाईपास करवाने के लिए अपने कॉरिडोर खोले हुए थे, अरब कंट्रीज के पास जा रहे थे, दौड़े हमारी लगी हुई हैं। और साथ में जो उनका फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी अमेरिका ने नहीं वापस इस तरह से करने थे। ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल था ओबामा का इतना मजाक उड़ाने के बाद अब जो है वो ईरान के फ्रोजन एसेट्स उसको देना या कोई भी पैसे देना।
तो उसके लिए भी थर्ड पार्टी जो है वो अरेंज की गई थी। लेकिन मसला ये था कि कोई एम्बिगुअस तहरीर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि उसमें आर्टिकल 5 है कि जी जो इंतजाम है स्टेट ऑफ साधनाए हुर्मुज हुर्मुज का का। वो ईरान के पास होगा। और अमेरिका कहता है जी इंतजाम का मतलब है कि उसकी हिफाजत और वहां से कार्गो जो है वो खुल्लम खुला आता जाता रहेगा। अब इसमें अगर हम जितनी भी लीगैलिटी पे बात करें या मोरालिटी पे कर लें, फिलोसॉफिकल कर लें, तो ईरान पे एक जंग मुसल्लत है। और हम ये नहीं कह सकते कि जी वो अगर धीरज का सामना करे, वो पेशेंस का सामना करता, तो हालात कुछ और हो जाते या हो सकते थे। मगर हमारी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है, क्योंकि हमने अपना जो डिप्लोमेटिक और अपना जो रिलेशनशिप है उसका जितनी इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर इस्तेमाल की है। ईरान के तो अपने नेबर्स के साथ नहीं अच्छे ताल्लुक, उनके आज़रबाईजान से नहीं है, तुर्की से नहीं है, गल्फ से नहीं है, रशिया और चाइना से उनके बहुत मुश्किल पे, और उनके रशिया और चाइना की कोशिश से जो है वो हालात थोड़े से फंक्शनल हुए हैं। तो उसमें अब मसला ये है कि ईरान ने ये जो उनको वक्ती तौर पे वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए हैं और सह गए हैं, इसको वो एक हतमी विक्ट्री समझते हुए शायद इस चीज़ पे पहुंच गए हैं कि हम इससे ज़्यादा हमले भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें जो है वो किसी जो है वो मफाहमती यादाश्त की या किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम बारहा बैठ चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने इस रीजन के अंदर इस रीजन के कंट्रीज के साथ ही रहना है, और वो पहले ही उनके साथ उनका कोई हनीमून रिलेशन या पीरियड नहीं चल रहा है। अगर डायरेक्ट उन पे जिस तरह की बम्बार्डमेंट बहरीन पे कल रात से शुरू की हुई है उन्होंने, जी। और सुना है क्लस्टर एमुनिशन इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वेसल्स ओमानी कॉरिडोर से गुजर रहे थे उनमें से एक बहरीन का फ्लैग था, एक कुवैत का था शायद, और एक सऊदी अरेबिया का था। और ओमान का भी उतना ही टेरिटोरियल क्लेम भी है स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर। तो जब हर चीज जो है वो सीधे तरीके से जा रही थी, सिर्फ उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए थी। गल्फ के कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप आराम से स्टेट ऑफ हुर्मुज का इंतजाम संभाल लेते। गल्फ के कंट्रीज मना भी कर रहे हैं कि जी हमारी आप टेरिटरी इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो बेसिस हैं वो एग्रीमेंट के अंडर हैं, और एग्रीमेंट्स जो हैं वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। वो रातों रात ट्रक पे सामान लदवा के वहां से उठा नहीं सकते अमेरिका को, सिर्फ ईरान की फरमाइश पे। ग्राउंड रियलिटी बड़ी बिटर है, वो उसके अंदर एम्पथी नहीं होती कि जी ईरान का मूड खराब है तो अब गल्फ के सारे कंट्रीज रातों रात अपनी बेसिस वहां से उखेड़ लें। उनके तो 20 साल का मंसूबा है, 30 साल का है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता से जानी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जानी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस पे जो खास तौर पे फ्यूनरल के ऊपर आयतुल्ला खामनाई के जनाजे की जो रसूमात थी, उन पे लोगों का बाहर निकलना और फिर उस उन रसूमात को पोलिटिसाइज करना, खास तौर पे कुरानी आयात के साथ। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके सामने चुन चुन के डिफरेंट किस्म की आयात पढ़ना, किसी में मुनाफिकीन का जिक्र है, किसी में जिक्र है जी के हक और बातिल का, किसी के अंदर जिक्र है कि इनमें इबरत की निशानियां हैं। लेकिन डॉक्टर इसको साहब प्रॉब्लम पोलिटिसाइज ये करने की है कि जरूरत क्या नहीं। अब वो संभाल सकेगा इस सारे मामले को? चलें मान लिया आपकी बात, ये सारी बातें मतलब दोनों साइड पे ये बात ठीक है, आपने दुरुस्त तज्जिया किया है। सवाल फिर ये है कि या तो ये समझ में आए ना कि ईरान के पास ऐसी कोई, जिसे कह लीजिए कि उनके पास गीदड़ सिंगी है या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके तहत वो संभाल सकते हैं। अमरीकी जो मिलिट्री माइट है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और ईरान के सामने अमेरिका की जो ताकत है वो सबके सामने है। इस सूरत के अंदर क्या वो अफगानिस्तान बनना चाहता है खुद से, ये उसका अपना ये चॉइस होगी, या वो कोई अपने आप को जिसे कहते हैं तबाही की तरफ ले जाना था? अवाम का क्या कसूर है? ये फैसले जो हैं इसको कहाँ लेके जाएंगे? वो संभाल पाएगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है। नहीं संभाल पाएगा, मेरा खौफ ये है। और आपका बहुत ही जो है वो सही सवाल है, इस वक्त सवाल होना ये चाहिए। देखें, जो शिया सेक्ट है उसकी सेक्रीफाइस, या इवन इन जनरल मुसलमानों के अंदर जो शहादत और सेक्रीफाइस है, उसके साथ आप जो ईरान जो है उसकी नेशनलिज्म को मिला लें और साथ में फारसी जो सिविलाइजेशनल प्राइड को मिला लें, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी है वो आपको कहीं से भी घुटने टेकते हुए नजर नहीं आते। लेकिन बात ये है कि अगर आप घुटने नहीं टेकेंगे तो आप उसी ट्रैप का हिस्सा का शिकार हो रहे हैं जो आपके लिए बनाया गया है। अब मुश्तबा खामनाई जो है उन्होंने बयान दिया कि हम इंतकाम लेंगे, और उसके ऊपर पूरे की पूरी खिचड़ी पकनी भी शुरू हो गई है। आपका IRGC जो है उसको यूरोपियन जो है वो यूनियन ने एक बिल पास भी कर दिया है, किसी एक आध कंट्री ने कह भी दिया है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रंप की जी जी, वो पासदारा असैसिनेशन ने का ताने इंकलाब। बाने
इस इंतकाम जो है बिल्कुल, तो इसी इनकलाब के साथ जो सॉरी इसी जो है वो बात के साथ जो है उनके ताने-बाने बुने जा रहे हैं कि जी चूँकि मुज्तबा खामनई ने इंतकाम की बात की है, ट्रंप की जान को खतरा है। ट्रंप की जान को तो ऑलरेडी वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस में डेल्टा लेवल की सिक्योरिटी थी। जब से जो केंट ने और तुलसी गैबर्ट ने दोनों यही बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इतनी पेनिट्रेशन है मोसाद की और इतनी ज़्यादा जो है वो पैरानॉइड हो गए हुए हैं ट्रंप के और ख़ास तौर पे जो केंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि उस दिन की सिक्योरिटी डिटेल पे ऐसे लोग मौजूद थे ट्रंप की, जो कि हमने उनको वहाँ पे असाइन नहीं किया हुआ था। तो ट्रंप की जान को तो ऑलरेडी खतरा है। ईरानियों को इंतकाम करके ये सारा मलबा अपने सर अपने पे सर लेने डलवाने की की क्या जरूरत ज़रूरत है? तो है। ये ठीक, ट्रैप है। ये ठीक है। ट्रैप है, इस ट्रैप का ये हिस्सा बन रहे हैं और फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए क्या हुक्म है? मतलब अब ठीक है, पहली दफ़ा के लिए हम भी मौजूद थे, हमने कहा कि कहाँ और हमला किया जा सकता है? लेकिन कहाँ और हमला किया जा सकता है? गल्फ़ के वो शीशे के महल हैं, वो कहाँ लेके चले जाएँ जिनका पूरा इल्यूज़न ही इस बात पे टिका हुआ है कि वो हम्म। सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं। लेकिन आपने पूरी दुनिया के सामने उनको इस तरह से नेकेड कर दिया है कि उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो खाना नहीं उगा सकते और 4 दिन आप उनका रास्ता बंद करें, तो वहाँ वो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है। तो हम्म। अब अगर इस रीजन ने हारना है तो इकट्ठे, जीतना है तो इकट्ठे, यही बात हम पहले दिन से नौशाद साहब कर रहे हैं कि कलेक्टिव विजन के साथ, कलेक्टिव सोच के साथ अगर हम आगे नहीं जाएँगे, तो ईरान आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में चला जाएगा। हम तो ऑलरेडी फंक्शनल रिलेशन बना के हम तो चल रहे हैं, हमारा काम चलता रहेगा, हम फिर रास्ता कहीं न कहीं ठीक से है, निकाल आपका लेंगे। पॉइंट हम आ गया। अगर मैं ट्रंप को नोबेल प्राइज़ का जी जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूँ नसीम साहब, ये जो बात डॉक्टर शाजिया ने कही बड़ी अहम है कि एक तो आप अपनी जो हमदर्दियां आपके साथ थीं आप वो भी गवा रहे हैं, फिर पूरे का पूरा अरब जो है वो उसने बेसिकली वो अड्डे ईरान के डर से ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी और से कोई खतरा था, ईरान से ही खतरा था। वहाँ ट्रस्ट की फिजा कायम करने के बजाय आपने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, खून का बदला खून। और आपको लगता है ये जो बात डॉक्टर शाजिया ने कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने थोड़ा सा सर्वाइवल लिया तो आपको लगा कि नहीं जी बस अब तो हम सुपर पावर को भी हरा सकते हैं, और वो भी बगैर सोचे समझे। इसी तरह के नारे मुझे याद है इराक के अंदर भी लगते थे, एक ज़माना था, अफगानिस्तान में भी इसी तरह की बातें की जाती थी। चलो अफगानिस्तान के मामले में तो पाकिस्तान साथ था, हर दफ़ा साथ रहा, रशिया की दफ़ा भी और अमेरिका की दफ़ा भी। अब ईरान तने तनहा आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इनको आगे चला पाएगा? हम इज्तमाइयत की बात कर रहे थे, हम जोड़ने की बात कर रहे थे, मुत्तहिद करने की बात कर रहे थे, वो जो है उन्होंने अपने नारेबाजी करके वो कौम को किसी और ही तरफ लेकर जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि वो हमें भी डुबोएंगे अपने साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों को मेरा सलाम। बड़ी तफसील से मैं सुन रहा था डॉक्टर साहिबा को, बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अक्कासी की, लेकिन आखिर में जब इन्होंने कहा ना कि हम तो चल रहे हैं, हम तो कोई रास्ता निकाल लेंगे, वो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी, क्योंकि हम भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि सबक हम भी नहीं सीख रहे। बहरहाल ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, इस पर फिर किसी वक्त बात जी जी। करेंगे। बात ये होती है कि हम अपने अंदाजे से सोचते हैं कि शायद जो सामने वाला है अगर वो इस तरह कर ले तो वो बेहतर हो जाएगा। जिस पर बीत रही होती है उसने अपने हिसाब से फैसला करना होता है। मुझे याद है 9/11 पे जब अटैक हुआ था अमेरिका में, तो फौरन ही स्क्रीन्स पे आ गया था कि अमेरिका अंडर अटैक। जितने भी लोग वहाँ ट्विन टावर में शहीद कह लें या मारे गए या जिस तरह भी उनका नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने दुनिया के अंदर क्या कत्लो गारत मचाई है, क्या अफगानिस्तान को उन्होंने खंडर बना दिया। तो यहाँ पे ईरान का एक सुप्रीम लीडर आप मार देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आए बैठे बात करें। किसी के घर के सरबराह को आप मार दें और फिर उससे कहें कि यार बैठ के बात करो, तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, और फिर जो बर्दाश्त करने वाले हैं वो साल से बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने, नेटो ने अपनी कितनी ताकत अफगानिस्तान में दिखाई है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में क्या हासिल कर लिया? अफगानिस्तान का एक अपना मिजाज है, वो उस मिजाज से पीछे नहीं हटे कि हत्ता के अमेरिका और नेटो को वहां से किस तरह वो भागे हैं वहां से। तो बात यह है कि ये मुल्क होते हैं, ये कौमें होती हैं, ये लड़ना जानती हैं, ये पीछे हटना नहीं जानती। उन्होंने फैसला किया हुआ कि उन्होंने लड़ना है और वो लड़ भी रहे, और हम उनको डरा रहे हैं कि नहीं यार तुम ऐसे करो कि तुम अमेरिका बहादुर है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, आप इस तरह ना करो, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। पर वो तो इतने अरसे से लड़ रहे हैं, उन्होंने पाबंदियों का भी सामना किया। हमारे पे तो पर्सनल तरमीम आ गई थी तो हमें लेने के देने पड़ गए थे, लेकिन उनके ऊपर तो क्या क्या पाबंदियां नहीं लगी, और फिर भी वो सुपर पावर के साथ लड़ रहे हैं। जहां तक आप नाए हरमस की बात होती है, तो वहां अमेरिका को ज्यादा फिक्र ये है क्योंकि उसकी जो गुजरगाह है वहां से उसने जो अपना सामान ये खलीजी ममालिक में पहुंचाना है,
और डेफिनेटली सामान आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा सामान वहाँ पहुंचा रहे। उनको तो इस बात की फिक्र है क्योंकि अमेरिका से कोई गारमेंट्स तो नहीं एक्सपोर्ट हो रहे मिडिल ईस्ट में, या कोई और चीजें तो यहाँ नहीं आ रही। और मिडिल ईस्ट की जो परेशानी है वो डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही उसका जो है वो अक्कासी की है कि उन्होंने पता नहीं 10 साल 20 साल क्या मुआहदे किए और उसकी बदले उन्होंने क्या मफादात लिए हुए कि वो एक दिन में जो है वो सारा पैकिंग करके वापस नहीं भेज सकते कि अमेरिका अब तुम जाओ क्योंकि ईरान तो हमारे ऊपर नाराज हो रहा है। तो ये एक लंबी जंग है, तवील जंग है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम कितने भी अब्दुल्ला वो कहते हैं ना शादी में बेगानी की शादी में दीवाना हो जाए, रिजल्ट कोई नहीं निकलना, क्योंकि ये एक लंबी जंग है और ना अमेरिका पीछे हटने लगा है, ना अमेरिका को इसराइल पीछे हटने देगा, ना वो ईरान की सुपीरियरिटी जो है वो इस इलाके में कायम होने देंगे। तो ये बातचीत चलती रहेगी और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है। आपको पता है कि यूरोप में भी महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और हर रोज यहाँ पे भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। जो चीजें मिडिल ईस्ट से या साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप अमेरिका की तरफ आती है उनको आने में डिले हो रही है, उससे काफी जो खाम माल है या दूसरा माल है वो खराब भी हो जाता है। तो इकोनॉमिकली दुनिया को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो ये मामला इस तरह इतनी आसानी से नहीं मुझे सुलझते हुए नजर आ रहे, बल्कि मजीद उलझते हुए ही नजर आ रहे। बट नसीम, प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये सारी बात दुरुस्त है, क्या ईरान ने ये तय कर रखा है कि उसने पाबंदियों में ही रहना है? क्या उसने ये तय कर रखा है कि उसने जंग में ही रहना है? क्या उसने ये तय कर रखा है कि अच्छा अब जो अबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है उसे समझ आ गई कि इससे पूरी दुनिया तंग होती है, लेकिन क्या इस तंगी के साथ वो खुद तंग नहीं होगा? क्या वो अपने अवाम को जो दे रहे हैं ये पाबंदियों के साथ भी और सारा कुछ, क्या वहाँ पर किसी ईरानी बच्चे का ये हक नहीं है कि वो जो है वो ग्रो करे, फ्लरिश करे और वो एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजारे? ये जो जंगो जदल है इससे कौन सा वो प्राइड जिसकी बात डॉक्टर शाजिया कर रही थी उसमें क्या इजाफा हो रहा है? ये इससे क्या फायदा होगा? मुझसे पूछे निशाद साहब आपने? जी आपसे कह रहा हूं मैं, जरा शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा, फिर ब्रिगेडियर साहब के जाते हैं। जी नहीं, बात तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि भाई वहाँ के बच्चों का हक नहीं बनता। तो जिन मुल्कों के ऊपर पाबंदी नहीं है या जमहूरी मुल्क कहलाते हैं, हमारा अपना मुल्क की मिसाल ले ले, वहाँ पे कितने अवाम की जो मफादात है उनका ख्याल कर लिया जाता है। तो उन्होंने तो एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखना ना, बड़े कैनवस के ऊपर देख रहे कि उनके मुल्क के ऊपर जो है वो इतना बड़ा हमला हुआ है और अवाम साथ है। अवाम जिस तरह बाहर निकली है, सोचा तो यही जा रहा था कि वहां पे भी रिजीम चेंज कर देंगे, कोई साइफर आएगा या कोई चीज होगी और बड़े आराम से रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने जब उनके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है तो उसके बाद वहां पे रिजीम चेंज नहीं हो सकी। और यही मिस्टेक थी ट्रम्प साहब की कि वो ये सोच रहे थे कि हम उनको मार देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, हमारी मर्जी की रिजीम हो जाएगी और हम अपने मर्जी के। ठीक है, मैं आपको दोबारा आता हूं। ब्रिगेडियर साहब ये जो मामला है ये ठीक है, रजीम चेंज नहीं हुआ, ये भी ठीक है कि उसने बका की जंग लड़ी और अपने आप को संभाल लिया, किसी हद तक वो फातेह करार पाया, ये सारी बातें। अब फतह को शिकस्त में तब्दील क्यों करना चाहता है ईरान? क्या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज जो अमेरिका ने लिया था फर्ज कीजिए, और ईरान अगर समझ रहा था कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है या नहीं है, हर दो सूरतों के अंदर क्या ईरान की जो मिलिट्री पावर है, क्या वो इस सारे मामले के अंदर वो इस काबिल है कि वो न सिर्फ अमेरिका का मुकाबला कर सके, बल्कि अब तो ये जो बात जिस तरफ जाती नजर आ रही है, यकीनन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक खास लेवल तक अरब ममालिक बर्दाश्त करेंगे, फिर उसके बाद जैसे इसराइल शामिल होता है, फिर दूसरे ममालिक अगर शामिल हो तो फिर ईरान कैसे सर्वाइव करेगा? इसका जवाब तो ईरान ही दे सकता है जो आपने सवाल पूछा है। लेकिन हिकमत अमली के लिहाज से या जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, विच इज़ माई सब्जेक्ट, बेसिकली आपने जो पाकिस्तान की और हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो मीडिया है, उसका काम है, फर्ज है सही बात बताना, जो कि नहीं बताते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिस्कशन इमोशनल है, जज्बाती है। वो समझ आती है आपके जज्बात, जाहिर है हर मुल्क के लोगों के जज्बात होते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, वहां तक तो बात सही है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हिकमत अमली होती है यानी स्ट्रैटेजी जंग की या जियो पॉलिटिक्स, वो जज्बात पे बेस्ड नहीं होती ना, वो तो फिर रियलिटी पे बेस्ड होती है। अब इशू ये है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें मसला अमेरिका का या इसराइल का या गल्फ स्टेट का जो मसला है उसको एक मिनट के बाद डील करते हैं। पहले ईरान का जो आपने सवाल पूछा है जी, ईरान में जो सबसे बड़ा मसला है वो समझने की बात है। ईरान को आप जो यानी पाकिस्तान दुनिया में खासतौर पर पाकिस्तान और इधर जो तस्वर है वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। यहाँ तस्वर है कि ईरान इज जस्ट लाइक वन कंट्री जहां पर एक यूनिफाइड लीडरशिप चेन ऑफ कमांड है, सेंट्रलाइज्ड।
ऊपर से लेके नीचे तक। मसलन अमेरिका में अच्छा है बुरा है उसको छोड़ दे, पसंद है नापसंद, फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिस्टम जिसके ऊपर जो उनका प्रेसिडेंट है, पोटस कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, उसका नाम ट्रंप है, वो व्हाटएवर ही इज वो है, और उनका एक सिस्टम चल रहा है। रूस में प्यूटन है, चीन में शी जिनपिंग है वगैरह। ईरान में ऐसे नहीं है इस वक्त। ईरान में बिकॉज ऑफ द वॉर जो जंग हो रही थी, उन्होंने सही हिकमत अमली की और वो इसी वजह से सर्वाइव भी किया उन्होंने कुछ हद तक, और अचीव भी किया काफी बहादुरी से। उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दी, यानी उन्होंने सारा जो था ना ईरान का निजाम, ये स्ट्रक्चर वो बांट दिया। पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं ईरान की, वो एक सिंगल यूनिफाइड पावर स्ट्रक्चर नहीं है कि जिस तरह होता है कि जी किसी एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चांसलर और उसके साथ कैबिनेट डिसाइड करे। इट इज नॉट लाइक दिस, जिस तरह पाकिस्तान में है या इवन इंडिया में या तुर्की में। वहां IRGC का अपना एक रोल है और बहुत सी मतलब देयर आर नंबर ऑफ फैक्शंस एंड पावर्स एंड पावर सेंटर्स इन ईरान। ये एक मसला है। तो उसमें उसके अंदर आपस में भी उनके उसमें कुछ हार्डलाइनर्स हैं, कुछ मॉडरेट्स हैं, कुछ आप समझ लें वेरियस व्यूज रखते हैं। इसीलिए आप ये नोट करें कि सारी एफर्ट जो पाकिस्तान ने सोल मीडिएटर की, जो आपने काफी कोशिश की और दूसरे ममालिक की मदद से MOU भी करा लिया, सीज़फायर भी पहले कराया, फिर MOU भी करा लिया। अब उसको इंप्लीमेंट करना या उसके अंदर जो सारा है उसके अंदर एक हार्डलाइनर एलिमेंट भी ईरान में मौजूद है। इसके अंदर जैसे हार्डलाइनर्स हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, इंडिया में भी, अमेरिका में भी, इसराइल में भी, लेकिन ईरान तो जंग की हालत में है ना। तो वहां अब सवाल ये है, जो बिगेस्ट डिसीजन इज कि पाथ टुवर्ड्स पीस और वॉर, यानी कि अमन की तरफ जाना या जंग की तरफ। जब अमन की तरफ जाना हो किसी भी मुल्क में तो कुछ लचक दिखानी पड़ती है, कुछ गिव एंड टेक होता है, और वन स्टेप फॉरवर्ड इट्स लाइक दिस या 1-2 स्टेप बैकवर्ड, इस तरह आगे पीछे होता है ना। तो फिर वो कंसेशंस होती हैं म्यूचुअल, ये नहीं कि खाली ईरान को देने चाहिए, तो फिर काम चलता है। ये एक ईरान का मसला है। दिस इज टू अंडरस्टैंड द ईरानी सिचुएशन के ईरान में एक ये मसला चल रहा है। अब दूसरी तरफ भी आ जाए, दूसरी तरफ अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में, उसमें हमारी मीडिया का बहुत दखल है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, क्योंकि जज्बात पे बेस्ड है सारी। वो ये है कि जी ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, इसराइल से, और ये इस्लाम की जंग लड़ रहा है। भाई वो इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहा, वो जो सामने मुल्क है वो भी मुसलमान है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है दहशतगर्द, वो भी कहते हैं इस्लाम की जंग लड़ रही है। तो क्या अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द क्या इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं? भाई पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वो अपने जो भी उनका एजेंडा उस पर लड़ रहे हैं ना। सिमिलरली गल्फ स्टेट जो है वो ममालिक है, उनकी अपनी इंटरेस्ट है। हर एक अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं, इंटरेस्ट की बात है ना। एवरीबडी हैज अ इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन। और वो सारे ममालिक जो है वो इस वक्त जब ईरान पे हमला होता है अमेरिका का या इसराइल का, तो वो ईरान उन पे भी रिटेलिएट करता है पहले भी। अब वो स्टेज आ रही है कि अगर ये चलता रहेगा तो दे विल आल्सो एंटर द वॉर, यानी जंग में वो शामिल हो जाएंगे। वो कितनी ताकत है, क्या कर सकते हैं, वो तो बात का मसला, बट एज स्टेट्स, रियासत के तौर पे वो इस तरफ आ जाएंगे जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं कि ईरान शुड नॉट एंड अप फाइटिंग द गल्फ अरब स्टेट्स, या मुस्लिम ममालिक को ईरान से नहीं लड़ना चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के CDF अभी तुर्की भी गए, जो ना तुर्की और पाकिस्तान और इजिप्ट, ये भी तो बड़े मुल्क है ना, इस सारी पेरिफेरल स्टेट्स है इस सारी गल्फ के, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दखल है अमन लाने में। तो ये इसलिए ये कहते हैं ना, मेरा आर्टिकल इसी पे आया था जो बड़ा मशहूर हुआ, दुनिया तक गया ग्लोबली। उसका टाइटल यही था, डिप्लोमेसी वाज एक्सीलेंट, जियोपॉलिटिक्स रिमेन्स द इशू। अब डिप्लोमेसी तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, आपके सामने है, सारी दुनिया ने तारीफ कर दी MOU तक। अब ये जो बाकी बातें कर रहा हूँ ये जियोपॉलिटिक्स है। तो अब इसके अंदर मसला ये है, फॉर एग्जांपल अब हॉर्मुज़ तो फ्री वाटरवे था ना जंग से पहले और है। अगर वो वाटरवे ईरान ये क्लेम करता है या कोई और क्लेम करता है फॉर दैट मैटर, फिर तो सारी दुनिया के वाटरवे लोग क्लेम करेंगे, तुर्की भी करेगा, स्टेट ऑफ मलाका हो जाएगा। वो बहस पे पढ़ने की बात है, ऐसे है वैसे। बेसिकली जो असल डिसीजन है वो ये है कि पाथ पीस का चलना चाहिए, और पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, अंग्रेजी में है एट दिस बिलेटेड स्टेज, अगरचे इसको काफी लड़ाई बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हमारी कोशिश है क्योंकि हमारा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है और वैसे भी अमन चाहिए और मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाई में ना आ जाना चाहिए। सो ऑल टोल्ड द एफर्ट इज कि किसी तरह सैल्वेज हो जाए, यानी ये लड़ाई आगे ना बढ़े और इसको यहाँ पीस के पास की तरफ ले जाया जाए। तो लेट अस सी नाउ हाउ दिस प्रोसीड। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि उनकी पार्लियामान ने सारा जो जैसे कह लीजिए कि जो अपना मैंडेट है वो पासदाराने इनकलाब को दे दिया है। मेजॉरिटी ने ये कहा है कि अब जो है ना वो जंग जैसे कहते हैं मुफाहमती यादाश्त ख़त्म कर दी जाए, कोई नया तरीका ढूंढा जाए, प्लस ये है कि वो बदला भी लिया जाएगा, तो फिर बदला लिया जाएगा और मुफाहमती यादाश्त ख़त्म, तो फिर तो जंग ही नज़र आ रही है ना ईरान में।
देखिए ना, ये मैंने आपने सवाल पूछा था तो मैंने आपको यही पहले जुमला मेरा ये था कि ये फैसला तो बेसिकली ईरान ने करना ना, ईरान की जंग का फैसला ईरान ने करना है, पाकिस्तान की जंग का पाकिस्तान ने करना है, एंड सो ऑन। हर मुल्क अपनी जंग का या अमन का फैसला खुद ही करता है ना इवेंचुअली। अब ये अगर वो फैसला कर बैठती है या इस पे चलती है, इसमें एक और एलिमेंट भी है ना, ट्रंप और अमेरिका की साइड से भी और कुछ हद तक ईरान की साइड पे भी, ये इसमें क्या कहती है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स और अपनी बात मनवाना और अपने आप को क्या कहती है, एस्केलेशन डोमिनेशन, या अपने आप को ऊपर दिखाना सादा जुबान में, वो भी इसमें शामिल है ना थ्रू आउट रहा है इसके अंदर, वो टॉक एंड मतलब वो। तो अगर ये फुल इसी बात पे चल पड़ते हैं कि जी लड़ाई करनी है, तो फिर तो लड़ाई है ना, लड़ाई करने पे अगर फाइनली तो उसमें आप देखें ना, दूसरी ऑल्टरनेटिव देखें। या तो एक और बात मैं ये कहता हूं ना, इसको इस तरह समझे, पाकिस्तान ने यही कोशिश की है, तुर्की ने भी, मिस्र ने भी, इवन सऊदीया ने, जो गल्फ स्टेट है बुनियादी तौर पे, लेकिन उनकी भी यही कोशिश रही है कि ये जंग बढ़ ना जाए और अमन आ जाए। अब आप ये देखें कि क्या ईरान इस वक्त इन्वेड हो रहा है, यानी कि फौजें किसी की मुल्क की दाखिल हो रही है उसमें, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। या उधर रिजीम चेंज होगी, वो भी नहीं हुई, उन्होंने बहादुरी से लड़ा ना ईरान, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हिम्मत की है उन्होंने और बहादुरी से उधर के लोगों ने, तो दुनिया की करती है। और दूसरा, उनको सिंपैथी है पाकिस्तान के लोगों से लेकर दुनिया के लोगों की सिंपैथी ईरान के साथ, लेकिन अगर वो अमन पे आएगा तो सारी दुनिया ईरान के साथ है, आई वुड से मोस्ट ऑफ देम। तो अगर वो खुद जंग पे जाएगा फिर उसके साथ कौन होगा, कम हो जाएंगे ना लोग, कौन उसका साथ देगा, फिर वो थोड़े से महदूद होंगे वो जो फोर्सेज जो उसका साथ देंगे कि भाई इस, और उसकी जंग फिर ये सारे गल्फ स्टेट से भी हो जाएगी। उधर पाकिस्तान का सऊदी के साथ एग्रीमेंट है, उससे कल तुर्की के साथ भी एग्रीमेंट हो जाए, डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये भी ममालिक है ना, खाली ईरान। अब ये समझने की बात है कि आप नक्शा तो देखे ना यार, हम लोग बातें करते हैं टीवी पे आगे, उन्होंने जिंदगी में नक्शा नहीं देखा होता। प्लीज सीधा मैप आप देखिए कितने मुल्क हैं गल्फ के वो, और उसके पेरिफेरी है, उसके किनारों में कौन से मुल्क हैं, मिस्र है, तुर्की है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ईरान को भी सूट नहीं करता कि जंग पड़े, खास तौर पे जब उसको अमन के रास्ते पे जो उनकी फंड्स है, जो उनके फ्रोजन एसेट्स है, जो सैंक्शन रिलीफ है वगैरह, उससे बेहद फायदा मिलता है। एक तरफ ईरान आजाद रहता है, कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं आया ना, वो किसी की बात मान रहा है, और दूसरी तरफ उसको उसके लोगों को खुशहाली मिल सकती है फंड से। तो ये अमन का रास्ता बेहतर ईरान के लिए भी है, दुनिया के लिए और हमारे लिए तो है, इनके लिए भी अच्छा है। बहरहाल जो आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने अगर ये कर दिया तो फिर इसका तो आगे जो जंग बढ़ जाएगी तो फिर बहुत खतरनाक जंग हो जाएगी ना, आप खुद सोचिए। ठीक है। और भी जो कुव्वतें हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हौसी बागी इसमें शामिल होते हैं तो फिर ये जंग बढ़ती है, और बढ़ने की सूरत में इसका क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है। और ख़ास तौर पर जो चीन का मामला है, जिस तरह अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान जो है उसको वो फ़ौजी साजो सामान फराहम कर रहा है, चीन ने अगरचे इनकार कर दिया है, लेकिन रूस और चीन का क्या किरदार होगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर शाजिया से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अमेरिका ने अगरचे चीन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ईरान को असलहा फराहम कर रहा है, चीन ने इनकार कर दिया है, लेकिन जो रूस की इन्वॉल्वमेंट है इस सारे किस्से के अंदर, चीन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारे कल प्रोग्राम के अंदर शहजाद फारूकी साहब हमारे दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर ईरान रूस की प्रॉक्सी बने, मतलब मिसाल के तौर पर रूस यूरोप से बदला लेना चाहता है या अमेरिका से बदला लेना चाहता है, वो ईरान को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, या चीन अपने मफादात के लिए अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान को शह देता है, ईरान को ये सोचना होगा कि वो क्या किसी की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है या वो एक्चुअली जो भी उसकी अपनी आइडियोलॉजी है उसको डिफेंड कर रहा है। ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। डॉक्टर शादिया, आप कैसे देखती हैं इस मामले को? चूँकि आप स्ट्रेट अवे ये कहती हैं कि चीन का, तो चूँकि चीन सामने आकर नहीं बात करता, तो चीन अगर पीछे रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, रूस जो है वो अगर सपोर्ट करता है, तो ईरान किस हद तक हैंडल कर पाएगा इस सारे मामले को आने वाले दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर जब ये जिस तरह के हमले हौसी बागी शामिल हो रहे हैं, जंग जो वो फैलती नज़र आ रही है, अरब ममालिक जो हैं वो बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो गई, उनके पास बाहर तौर असलहा और गोला बारूद तो उनके पास भी मौजूद है, पाकिस्तान के कहने पर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? इस सारे सिनारियो को, ये किस तरह का सिनारियो डेवलप होगा? देखिए, एक तो वही इस पूरे सिनेरियो को देखने का एक टनल विजन है, जिसमें आप ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि ईरान ये कर रहा है और अगला कंट्री ये कर रहा है, एक को ये करना चाहिए, दूसरे को वो, तो टनल से आप उस ट्रेजेक्टरी से देखते रहें। लेकिन अगर तो मैं कभी इस विजन से नहीं देखती कि ईरान और अमेरिका की जंग है, तो मेरा इसके डॉट कनेक्ट करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। तो जब आप एरियल ट्रेजेक्टरी से देखते हैं तो फिर ये ग्लोबल साउथ के अंदर जो है एक मरहलावार एक सिलसिला चलता आ रहा है, और उस सिलसिले के अंदर ईरान जो है वो एक कड़ी है, और चाइना ही पीयर कंपेटिटर है। ईरान तो ताकतवर साबित हो गया, अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी देर तक ये टिक भी जाएंगे। उनके पास जो इंटेलिजेंस थी वो भी गलत थी, उनके सारे
कयास आराइयां भी गलत थी। तो अगर हम अपने टनल विजन से निकल कर बाहर निकलें, जैसा कि बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो आके इस तरह एक ही ट्रेजेक्टरी पे आकर जो है वो एक ही तरफ का बयान जो है वो देखना या सुनना शुरू कर देते हैं, और फिर समझते भी यही है कि शायद अगला बंदा भी उसी टनल के अंदर घुसा हुआ है। बात यह है कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो एक वीकेंड वॉर थी, चाइना को कंटेन करने का अगला जो रास्ता है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो एक ऐसा चोक पॉइंट है, जैसे अब इंडोनेशिया पे प्रेशर है कि आप मलाका स्ट्रेट को जी बंद जी। करिए। तो ये सारी चीजें घूम फिर के दो हाथियों की लड़ाई है, और इस दो हाथियों में ईरान से गुजारिश ये थी कि आपको ऑप्टिकली एक विक्ट्री भी मिल गई, आप सह भी गए, तो आपकी निगोशिएशन अमेरिका के साथ नहीं है। जब भी कोई ये पॉइंट देता है कि जी अमेरिका के साथ बैठकर क्या बात की जाए, तो मेरा जवाब ये है कि अमेरिका ने आज नहीं तो जब तक उनका ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, वो बार बार ईरान के जो हैं वो जो उनका मिशन है वो करने के लिए आते रहेंगे। तो अमेरिका के साथ उन्होंने निगोशिएशन के लिए किसी ने नहीं कहा था, वो एक एम्बिगुअस सा एमओयू उनको दे दिया था कि जी एक पॉज है, इस पॉज को लीजिए और हम कंसोलिडेट करते हैं। जब हम कंसोलिडेट करने की बात आती है तो फिर ईरान को इस रीजन के अंदर इंटीग्रेट करना है और कुछ गिव एंड टेक की बात पे, कुछ पॉलिसी पे आना है। यूएई जैसा जो है वो हार्ड लाइन पे इनके खिलाफ अपोजिशन लिए हुए खुद जो है वो उड़ के इनके पास पहुंच गए, प्लेजेस भी कर गए। सऊदी अरेबिया ने कहा 6 बिलियन देते हैं। तो बात आप जब इसको ब्रॉडर उसमें देखेंगे तो ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, और ना ही कोई ईरान से ये कह रहा है कि जी आप अमेरिका के साथ मेज पे बैठ जाइए। ग्लोबल साउथ के रहने वाले लोग जो हैं हम तंग पड़े हुए हैं इनकी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से और इनकी ग्लोबलाइजेशन से। ये हमें पता है कि इनके साथ ना आगे चला जा सकता है, ना इनके साथ आगे जो है निभाया जा सकता है। रशिया 4 साल से एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो भुगत रहा है, क्या उसका नतीजा निकला है? अब उन लोगों ने ये कहना शुरू किया है जी हमें ईरान की तरह रिएक्ट करना चाहिए था हमें। तो अब ईरान की तरह रिएक्ट करने का मतलब यह है कि ईरान के पास कितनी कैपेसिटी है और इस तरह से रिएक्ट करने की, और अमेरिका के पास कितनी कैपेसिटी है लिमिट के अंदर बम्बार्डमेंट करते रहने की। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास भी, चाहे वो सुपर पावर ही हो, उन्होंने बहुत सा अपना असला जो है वो यूक्रेन की प्रॉक्सी में डिप्लीट कर लिया और बहुत सा यहाँ पे। उनको बहुत उकसाने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इस बात के नारे लगा रहे हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर भी वेपन होता है जो कि टेक्टिकल न्यूक्लियर होता है। अल्लाह जाने क्या होता है, न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर होता है। ईरान अपना ज्यादा नुकसान ना करवाए। ईरान के खिलाफ जो नैरेटिव बनना शुरू हो गया है कि वो ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है, पासदाराने इनकलाब दहशतगर्द हैं, तो ये वो पिटा हुआ स्क्रिप्ट है जो अब नौजिया फील होता है इसको सुनते हुए भी। ये बार बार ये हमने तारीख में कितनी दफा यही स्क्रिप्ट देखा कि फौज उनकी जो है वो दहशतगर्द है, लीडर उनका जो है उसके सर पे बाउंटी है, उसको हम खत्म कर देंगे तो अमन आ जाएगा, लोग जो हैं वो बस सड़कों पे निकल आएंगे। यही वांकर जो है पता नहीं हमने बार 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 ईरान को क्या जरूरत थी इसी एस्केलेशन के जो पूरे ट्रैप के अंदर घुस जाने की, बजाय इसके कि वो गल्फ के कंट्री जो खुद इस वक्त मजबूर हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाती। लेकिन जहां ईरान ये कहता है कि उनकी जगह आज भी इस्तेमाल हो रही है मुझ पे हमले पे, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल रास्ते के अंदर से ही रास्ता निकालना जो है वो काम है, वरना तो रास्ता बना हुआ उस पे तो कोई भी चल लेता है। तो यहाँ रास्ता मौजूद नहीं है। ये हालात ऐसे हैं कि रीजन में कोई ईरान को नहीं कह रहा कि आप सरेंडर करें या आप कमजोर बन जाएं या आप हमला ना करें। आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, डायरेक्ट अमेरिका पे कर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजराइल पे करें, आप डिएगो गार्सिया की बात कर रहे थे, इसराइल पर तो एक भी हमला नहीं हुआ अभी तक। देखिए हमारा मसला ये है कि हमारी अर्ज ये है कि आप इस रीजन में रहते हैं, इतनी आइसोलेशन आपने भुगती है, बोन क्रशिंग आपके ऊपर बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस हैं, सर नहीं वो उठाने देती। मसला ये है कि एक पपेट रेजिम चाहिए और आपका सेंट्रल बैंक स्विफ्ट के अंडर चाहिए, और वैसा ही एक एंडोमेंट फंड चाहिए जो कि इराक में बन चुका हुआ है। रिसोर्सेज आप होंगे, ये वही न्यू वो 79 से पहले का जो अरेंजमेंट जिस तरह का था ईरान के साथ, तेल का भी और उसका भी, वही वापस पलट के आए। अब इसमें जितने ज्यादा ये ऐसे बयानात देंगे और ऐसे एक्शन करेंगे जो वेस्टर्न मीडिया का पेट भरेगा, तो अगर हम ये कहें कि जी मीडिया जो है वो जज्बाती है, तो मीडिया के जज्बात ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट से जंगें करवा दी हुई हैं।
मीडिया जो है वो जज्बाती है और मीडिया का ये काम है कि वो जज्बात के साथ खेले और यही वेस्टर्न मीडिया करता है और यही करता आ रहा है। आज उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि जी ट्रंप की जान को खतरा है, ट्रंप की जान को खतरा है। किससे खतरा है? मुश्तबा खामनाई से। क्यों खतरा है? उसने पब्लिकली कहा है मैं इंतकाम लूंगा। तो मुश्तबा खामनाई जैसे संजीदा इंसान को हम ज्यादा उनके मुश्तबा बारे में खामनाई नहीं के बारे में जानते, तो खुद लेकिन ट्रंप बहरहाल कहते हैं कि अपने पता नहीं बाप वो के बेटे जिंदा भी हैं। हैं कि नहीं जिंदा है, वो 90% मेरा ख्याल है कि वो जिंदा नहीं है, वो तो खुद कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था नौशाद साहब कि जो भी हैं उनके जिम्मेदारी की जगहों पे बैठे हुए जो भी लोग हैं वो जिम्मेदारी का सबूत दें। पूरा रीजन की सिंपैथी भी उनके साथ है, पूरे रीजन का डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट भी उनके साथ है। बाकी अगर चढ़ दौड़ेगा उनके ऊपर कोई, अब नेटो चढ़ दौड़ता है तो हम क्या उनका कर लेंगे? तो ये बात को उस नौबत तक जाने ही ना दें, इसको किसी तरह समेटें। अब आपका सवाल होगा जी आपने मशवरा तो बहुत अच्छा दे दिया, बताइए कैसे समेटें। अब कैसे समेटेगा मेरे पास इलाज नहीं है, ना मेरे पास इसका जवाब है। मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि बात एस्केलेशन की तरफ जा रही है और उस एस्केलेशन में ईरान के अंदर निहत्ते लोगों का जो है वो खून होना है, नाहक खून होना है। और वो सिंपैथी जो ईरान ने हासिल की है इवन वेस्टर्न मीडिया के सामने भी, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे पीस बाय पीस रिप अवे की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उस पे जंग जो है वो मुसल्लत की गई है। तो जैसे ठीक है। वेस्ट ने कहा कि जो भी उसने जवाबी तौर पे किया, जैसे हमने कहा कि वो जवाबी हमला और कहां करें, तो ईरान को अब ये सोचना है कि अब ये जवाबी हमले अगर मैंने एक ही निशाने पे करते जाने हैं तो फिर अब आगे क्या करना है। तो इन चीजों को अगर आप, अब फिर आपका सवाल वहीं रह गया चाइना और रशिया। तो चाइना और रशिया घुटने घुटने इस जंग के अंदर शामिल हैं। अगेन इसकी एरियल ट्रेजेक्टरी से देखें तो ये एक रीजन की है, ये दो सिस्टम की जंग है, ये यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी की जंग है। ये एससीओ, ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन और ये हमारी और ग्लोबल नॉर्थ की जंग है। ये एक मुल्क के ऊपर नहीं है, अगली बारी किसी और की भी हो सकती है, जो भी सामने इस तरह से खड़ा होगा। ठीक। जो फंक्शनल नसीम साहब हंस रहे थे तो मैं उसको थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि मुझे बहुत फख्र है जी कि हम मेरी फिलॉसफी में बच जाना बहादुरी है, मर जाना बहादुरी नहीं है। तो उसमें यह है कि हम ट्रंप को नोबेल प्राइज पहना के खुद आपस में हम जो एक दूसरे को कहे, हमें पता है कि इससे ज्यादा जो है वो बेलाकोस्ट चीज हो नहीं सकती, लेकिन आज हमारी ही डिप्लोमेटिक जो है वो इन्वेस्टमेंट का फायदा दूसरे मुल्क उठा रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमें कोई फैंसी लगता है नोबेल प्राइज, वो अगर ओबामा को मिल सकता है, मारिया मचादो को मिल सकता है, तो बेचारे ट्रंप को क्यों ना मिले, मिल जाए उसको भी। तो हम फंक्शनल रिलेशन में सर्वाइव कर जाए। असल बात यह है कि कर पाएगा असल जो मामला है वो उस साजिश को समझना है जो हो रही है एक्चुअली। अगर उसको आप समझ लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। मसला यही है नसीम साहब, बात सही है, अमेरिका ने गलती की थी, अमेरिका को गलती भुगतना पड़ी और उस गलती का फायदा ईरान को मिला। लेकिन अब ईरान जो गलती कर रहा है उससे वो अपने फायदे को नलिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चीन और रूस घुटने घुटने उसके साथ जरूर होंगे, लेकिन जब वहां पर बमबारी होगी तो चीन और रूस खुलकर सामने नहीं आएंगे। बमबारी फेस करनी है ईरानियों ने, और ईरानी जो है वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि जब उनके पास ना वो उस तरह का रडार सिस्टम है, ना वो उसको रोक सकते हैं। वहां पर जब जो तैयारे हैं अमरीकी वो अगर उनके सरों पर मंडला रहे हो और तबाही फैला रहे हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये वो एक पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है कि आप अपने खिलाफ साजिश को तो समझें, एक्चुअली साजिश है क्या। शाह साहब आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो साजिश वाली बात, साजिश का तो जो आंसर नजर आ रहा है वो देखे ना कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। कोई गल्फ में इस वक्त तबाही मची हुई है, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में तो सुकून है, उनकी स्टेट्स तो मजे कर रही है, वहां पे तो कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, हर तरह का वहां पे मामला चल रहा है। लेकिन गल्फ में प्रॉब्लम है। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, वो एंड में मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें। ये गल्फ के कंट्रीज गिनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान और टर्की का नाम लिया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था वहां पे। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने जो एक बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की है कि रास्ते अगर बने हो तो लोग उनके ऊपर तो चलना तो बड़ा आसान होता है, रास्ता बनाना पड़ता है। एक तो यूरोप में मैंने देखा कि यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ना पेरेंटल कंट्रोल होता है, तो मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे लोग मौजूद है ना, उसके ऊपर भी कोई पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। सोशल मीडिया से लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी हम उसके लिए तो फिर ग्रैंड पेरेंटल कंट्रोल होगा नसीम साहब। अगर ट्रंप साहब को भी जरूरत है उस पेरेंटल कंट्रोल की, तो अब उनकी तो पेरेंटिंग जो है वो तो ग्रैंड ट्रंप जी बड़ी सीरियस बात है। मतलब दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और आप इधर मुआहदा हो रहा होता है, उधर कोई और बयान आ रहा होता है, उसके बाद फिर कोई और
बयान हो जाता है, जगह निकालनी पड़ेगी, आप सबको मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जी ईरान गलती कर रहा है। मैंने तो देखा है, जो खबरें मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ, ईरान रिटेलिएट करता है जब उसके ऊपर किसी भी गल्फ कंट्री से अटैक होता है उसके ऊपर, तो वो वापस रिटेलिएशन करता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग हुई, भारत ने हमला किया, हम खामोश रहे, लेकिन एक लिमिट तक खामोश रहे, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया, तो हिंदुस्तान को दम दबा के भागना पड़ गया। बहरहाल जो आपका सवाल है उसमें बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस साजिश को समझना चाहिए, क्योंकि सारी जंग जो है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर, टर्की से लेके तो इजिप्ट, मिस्र, सब बीच में शामिल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ईरान थोड़े से तेवर दिखा रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा तारीख में देख लें तो देखें कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के अमेरिका बाकी सारे यूरोपीय ममालिक को लेके इराक में दाखिल हुआ था, लेकिन उसके बाद टोनी ब्लेयर जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने माजरत की थी कि वहां पे कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमें नहीं मिले, हमारा वहां जाना गलती थी। उसी गलती को रियलाइज करते हुए नेटो ने इस दफा अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ जंग में ना जाने का फैसला किया। लेकिन नसीर साहब, आप जब से नेटो के सेक्रेटरी जनरल का वो बयान आया ना, जिस दिन से वो तुर्किया में मुलाकात के बाद जो बयान आया, उस दिन से ट्रंप के तेवर बदले एक्चुअली। तो वही देखे ना कि जब साथ नहीं दिया जा रहा तो नुकसान तो ईरान को हो रहा है, नुकसान तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है। इनको आपस में बैठ के मामला तय करने चाहिए और फिर बात बिल्कुल, फिर डॉक्टर साहब की बात मुझे बार बार कोट करनी पड़ी, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म का उन्होंने तज्जिया किया है कि इन लोगों ने अगर कोई मुआहदे किए तो उसमें से निकलने की कोशिश करें, उसको ओपन करें, अपने रीजन की बात करें और मिल के जो है ये तमाम मामला का जो है उसका मुकाबला करें, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका से मुतालबात या मुज़ाकरात करने वाला मामला नहीं है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तब सबको मिल बैठना पड़ेगा, और कुछ ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। मामला तभी दुरुस्त होंगे। अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये जंग तो मजीद बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका तो डॉक्टर शाजिया कहती हैं उसने तो अगर कोई टारगेट सेट किया है तो वो पलट कर दोबारा आएगा जब तक कि वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं करता। इसराइल तो ईरान को देखना ही नहीं चाहता, ईरान के अलावा शायद पाकिस्तान को भी नहीं देखना चाहता, ये तो उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं। अब मसला ये है कि हम R4 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये ईरान के बारे में अगरचे के नसीम साहब कहते हैं ये रिटेलिएशन है, लेकिन वो जो एक कॉरिडोर ओमान से बनाने की कोशिश की जा रही थी, अगर वो 2-4 जहाज गुजर जाते और सफारती सतह पर यह मामला उठाया जाता तो यह बेहतर ना होता एज कंपेयर टू, आपने वार्निंग शॉट्स भी नहीं दिए, आपने सिर्फ उनको डायरेक्ट शॉट किया। अब इस सूरत के अंदर ईरान की गलती बाहर तौर बनती है एक लिहाज से, और उसी के बाद उनको मौका मिल गया ट्रंप साहब को, वो बैकआउट करे और बैकआउट करके वो फिर अपने ट्रैक पे चले गए। अब मामला ये है कि ये जो आपस में मिल बैठने वाला मामला है, ये इस सूरत में कैसे मुमकिन होगा कि जब ईरान जो है वो तमाम खलीजी ममालिक के ऊपर दिन रात मिसाइल हमले कर रहा होगा, और उस सूरत के अंदर कहा जाए कि जी हम इत्तेहाद बना लें और ग्लोबल साउथ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें या उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देयर इज नो ग्लोबल साउथ। ये बेवकूफाना बातें छोड़ दे। क्या इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हैं? और भाई अफगानिस्तान के दहशतगर्द आप पे हमला कर रहे हैं, वो इस्लाम ला रहे हैं पाकिस्तान में। आप रियलिटी में रहना, आप तो खुशफहमी में रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है, वो जो अफगानिस्तान से आते हैं दहशतगर्द, वो कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं, आप पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। अब रियलिटी में आए ना, ये भाई रियलिटी क्या है उनके जेहन में, ही मैं तो जेहन बता रहा हूँ। देखिए, देयर आर टू पाथ्स अभी, एक है पाथ ऑफ पीस और एक है पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। अगर पाथ ऑफ पीस लेना ना ईरान ने, तो उसके लिए और रास्ता है, और अगर जंग लेना है तो फिर यही रास्ता है। तो ये ईरान ने, मैंने तो पहले कहा था, ईरान हैज टू डिसाइड विच पाथ इट वांट्स टू गो। आपने कौन सा रास्ता तयन करना है। दूसरा, जो स्टेट्स क्राफ्ट होती है ना, जियो पॉलिटिक्स स्टेट्स का, उसमें याद रखिए एक सिंगल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल स्टैंड, यानी एक सिंप में हिकमत अमली नहीं होती। वो मुख्तलिफ चीजें होती है। लड़ाई कर ली, कुछ हासिल कर लिया, अमन किया, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, डिप्लोमेसी, मतलब उसके टूल बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप खाली एक चीज पर चल पड़े ना, तो फिर उससे नुकसान होता है। आप देख ले हिटलर के साथ क्या हुआ जंग अजीम में, नेपोलियन के साथ क्या हुआ। जब आप खाली एक सिंगल स्टैंड पे चल रहे हो, मिलिट्री की तरफ चल पड़े या किसी और खाली इकोनॉमिक्स की तरफ, तो एक बैलेंस चाहिए आपको ओवरऑल दुनिया में जब आपने करना है। तो इसका आंसर ये है, शॉर्ट आंसर ये है कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक तरफ मिसाइल मारते हैं और गल्फ स्टेट्स को, दूसरा कहते हैं हमारे साथ कोई अलायंस करो। मैंने 2015 में मैंने डायलॉग अटेंड किया पर्सनली, मैंने आई वॉज दी ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान बाय द वे, और वो सारी डिस्कशन इस पे थी जिसमें दुनिया के 600 अकॉर्डिंग टू देम ग्लोबल थिंकर्स एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट आए थे। मैंने किताबें लिखी थी, जियो पॉलिटिक्स स्पेशली बुलाया था उन्होंने।
वो उधर सारी डिस्कशन ये थी कि दुश्मन का नाम है ईरान। तो ये उधर के ख्यालात है। अब मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ ना, सारे ममालिक से, दुनिया के खाली वो उधर के लोग ने, बहुत से मुल्कों के लोग आए थे सिवाय ईरान के। जी वो मैंने भी एक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो ट्रंप साहब की ये जो फर्स्ट टेन्योर में रियाज में हुई थी, मैंने वो अटेंड की थी। वहां किसी सऊदी से आप बात करें, जरा सी बात करें, वो कहता है बात बाद में करेंगे, हो सकता है ईरान का जो है ना मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है। वो इस हद तक थ्रेटेंड फील करते थे। और वहां प्रोपेगेंडा इस तरह है कि ईरान बस अभी हमलावर हुआ कि हमलावर हुआ। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप समझने कीजिए, पाकिस्तान, असल मसला पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया पे हैं, तो आप अपना मसला समझे ना। पाकिस्तान में तसर ही गलत है, वो मीडिया भी हमारा गलत तसर देता है कि सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे मिलकर मुसलमानों के दुश्मनों से लड़े। और भाई पहले आपस अपने मसले तो पहले हल कर ले, दुश्मनों से आप बाद में लड़ना। पहले डिसाइड योर ओन इश्यूज। आप पहले ये तो तयन करें ना कौन क्या चाहता है। देखिए ये नेशन स्टेट का जमाना है, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है, ईरान के अपने हैं, तुर्की के अपने हैं, ठीक है। उसमें कुछ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है हमारे, इजिप्ट के, सऊदीया के, गल्फ स्टेट के। पॉइंट ये है कि ईरान जिस स्ट्रेटजी या पॉलिसी पे चल रहा है उस पे वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप हमला करे, दूसरा उनको साथ बनाए, ऐसे नहीं होता। तो दूसरा वो डोमिनेट भी नहीं कर सकता ईरान के। ये समझने की बात है। अभी तो आप जंग की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको यहां तक बताता हूँ, एज ए जियो पॉलिटिशियन, एज ए जियो स्ट्रेटेजिस्ट, आई टीच दिस, मेरा सब्जेक्ट है, किताबें लिखता हूँ, अगली भी आर्टिकल लिखता हूँ कि देखें अगर अमेरिका निकल भी जाता है, इवन देन ईरान कैन नॉट डोमिनेट द मिडल ईस्ट। ये मेरा ख्याल है कोई सिग्नल्स का मसला है। नसीम साहब आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए, मेरे पास सब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मुझे प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जाना है। नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था कि ब्रिगेडियर साहब को कह रहा था कि मीडिया पे तो इतना टोटल कंट्रोल के बाद भी आप मीडिया से खुश नहीं है। मीडिया तो कोशिश करता है कि जो मामला चल रहा है डिफरेंट एनालिस्ट को बिठाता है, डिफरेंट एनालिस्ट अपनी वो तज्जिया देते। ठीक है नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन मीडिया तो कोशिश करता है कि तमाम जो आरा हैं वो आवाम के सामने रखी जाएं। आप सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है, यकीनन ईरान को और जो हमारे इस वक्त जो मामलात हैं अरब कंट्रीज़ को, इन सब को मिल के कोई जॉइंट स्ट्रेटजी की तरफ जाना होगा। अमेरिका इसराइल अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने मकासद के लिए काम करना चाहिए, अपने मसाइल हल करने चाहिए। आपसी मसाइल हल होंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर शाजिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।